हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर एमपी सेट 2026 के लिए जो हमारी तैयारी है उसमें आज से हम लोग एफएलटी शुरू करने वाले हैं। और आज हमारी टैगलाइन जो रहेगी वो है 100% मार्क्स अब की बार एमपी सेट पार। तो ये जो सीरीज है ये आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत मदद करेगी। इस सीरीज में हम लोग जो है यहाँ पर एमपी सेट के जो पीवाईक्यूज है वो हम लोग लगाएंगे, जिसमें अदर स्टेट के जो एमपी सेट के पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चंस भी हम लोग लगाने वाले हैं। यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस हुए वो लगाने वाले हैं। तो एक एफएलटी पेपर हम लोगों ने बनाया है और इस एफएलटी पेपर को हम लोग लगाते हैं और आप लोगों की तैयारी को और अच्छा बनाते हैं, है ना। ये सीरीज आज से शुरू हो रही है और आपको कंटिन्यू पर डे मिलेगी ये सीरीज, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, पॉलिटिकल साइंस की हमारी ये सीरीज शुरू होने वाली है। पहला सेट हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एमपी सेट के लिए, ठीक है। साथ ही ऑल एग्जाम प्लेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग जो है यहां पर पहले कोर्स के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, न्याय का डिफरेंस पीपल किसका सिद्धांत किसने दिया था। तो हु गेव द डिफरेंस पीपल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, जेएस मिल या रॉबर्ट नोजिक, ठीक है। अच्छा ये सीरीज थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि एफएलटी सीरीज है तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। बट आप क्वेश्चंस को जो है फोकस करिएगा, क्वेश्चंस का वेटेज देखिएगा, क्वेश्चंस की जो है क्वालिटी देखिएगा और अदर स्टेट में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस कर रहे हैं। तो न्याय का डिफरेंस पीपल सिद्धांत किसने दिया आपको ये बताना है। इसका सही आंसर जो रहेगा वो दिया है रोल्स, जॉन रोल्स। जॉन रोल्स की एक फेमस पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है। तो ये जॉन रोल्स की है। इसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। उनका कहना यह है रोल्स का कि समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता तभी स्वीकार योग्य है जब वो जो कमजोर वर्ग है उसके हित में है। तो इससे तो ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ की जो आरक्षण व्यवस्था वो सही है, माने हम भेदभाव तभी स्वीकारेंगे जब उससे फायदा हो किसका, कमजोर वर्ग का। तो इनका यही कहना है कि सामाजिक आर्थिक असमानता तभी उचित है जब वह सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाए। यह आधुनिक उदारवादी न्याय सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है और यही आधार है। इसी वजह से सरकार जब जो हम बात करते हैं कि जो कमजोर वर्ग है उनके लिए योजना बनाती है, आरक्षण की व्यवस्था करती है, वो इसी सिद्धांत को आधार बनाकर करती है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार वर्च्यू का मुख्य अर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ वर्च्यू। नैतिकता व धर्म, भाग्य का नियंत्रण, शासक की राजनीतिक क्षमता व कौशल या जनता की सहमति। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा शासन की राजनीतिक क्षमता व कौशल। मैकियावेली की जो फेमस पुस्तक है वह द प्रिंस और उसमें वो वर्च्यू का अर्थ बताते हैं शासक की रणनीतिक बुद्धि, साहस, निर्णय और क्षमता और राजनीतिक कौशल से। तो वो कहते हैं वर्च्यू का मतलब है शासक की जो बुद्धि है, साहस है, निर्णय क्षमता है, कौशल है, इसको उन्होंने नाम दिया वर्च्यू। यह नैतिकता से अलग व्यवहारिक सत्ता प्रबंधन की अवधारणा से है। मैकियावेली पहले से शासक हम कह सकते हैं या पहले से थिंकर है हमारे पास में, जो एक व्यवहारिक जो है राजनीति की बात करते हैं, माने राजनीति में व्यवहारिक सिद्धांतों के प्रयोग की बात करते हैं। ये राजनीति को नैतिकता के मूल्यों पर नहीं रखते, ठीक है। ये पूरी तरह से यहां पर जो है राजनीति में व्यवहारिक प्रक्रिया अपनाने की बात करते हैं, ठीक। साथ ही इनका एक फेमस कोटेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा भी था कि भाई व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है पर संपत्ति के नाश को नहीं भूल सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वराज का सही अर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्वराज। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मशासन, नैतिक आत्मनियंत्रण या ब्रिटिश शासन की समाप्ति। तो स्वराज का मतलब होता है दो शब्द, स्व प्लस राज। स्व का मतलब स्वयं, राज माने खुद के ऊपर खुद का नियंत्रण होना स्वराज कहलाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आत्मशासन व नैतिक आत्मनियंत्रण। तो गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल ब्रिटिश शासन हटाना नहीं है बल्कि
व्यक्ति और समाज का नैतिक आत्मनियंत्रण तथा आत्मनिर्भरता आधारित शासन था। यह विचार उनकी पुस्तक जो है हिंद स्वराज, उसमें मिलता है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक प्रणाली माने पॉलिटिकल सिस्टम की मूल इकाई क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डेविड स्टर्न, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम? पावर, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट या फिर स्टेट? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है भाई? इनपुट आउटपुट प्रक्रिया। तो डेविड स्टर्न ने कहा है कि राजनीतिक प्रणाली को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है। तो उन्होंने राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा है? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। और इसे इनपुट माने मांग व समर्थन और आउटपुट माने निर्णय व नीतियों की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। और यह भी एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रमुख मॉडल है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बैलेंस ऑफ पावर सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी? वैश्विक लोकतंत्र स्थापित करना, युद्ध को समाप्त करना, किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना और अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करना। तो बैलेंस करने का मतलब यह होता है कि कोई भी देश को ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देना, उसके अपोजिट में कोई ऐसा देश खड़ा करना जो उसकी पावर को बैलेंस करे। तो इसको हम कहते हैं किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना, है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर सिद्धांत जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण का मूल आधार है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश या कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुत्व स्थापित ना कर सके। इससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। तो इसमें यह माना जाता है कि किसी भी देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देना है कि वो दूसरे देशों पर नियंत्रण करे या पूरी विश्व की व्यवस्था को रेगुलेट करे। इसलिए पावर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि जो कोई भी देश ऐसा जो प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करे उसको कोई दूसरा देश कंट्रोल कर सके। इसीलिए हमेशा बैलेंस होना चाहिए पावर का। पंचशील सिद्धांत किस वर्ष भारत चीन समझौते में औपचारिक रूप से शामिल हुआ? तो आपको बताना है, इन विच ईयर वॉज द पंचशील प्रिंसिपल फॉर्मली इंक्लूडेड इन द इंडिया चाइना एग्रीमेंट? तो इसका सही आंसर है 1954। देखिए, पंचशील बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है और यह भारत चीन के बीच में, चूंकि चीन बौद्धिस्ट जो है आइडियोलॉजी को मानने वाला देश है, तो भारत और चीन के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ था। चीन के उस समय प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई और पंडित नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक समझौता किया जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। ठीक है, तो ये पंचशील समझौता भारत चीन जो है उसके बीच हुआ था और भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसमें 5 प्रमुख बातें बोली गई थी, जिसमें एक शांतिपूर्ण सहस्तित्व और एक देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे पर टिक ना करना, है ना, बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाना, इस तरह की हमने कुछ बातें इसमें बोली गई थी। 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत समझौते में पंचशील के 5 सिद्धांत औपचारिक रूप में शामिल किए गए थे। यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? अच्छा, अब यह प्रश्न इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये वाला हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि अभी अगर आपको जानकारी हो तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान जो है उनको हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है उसको कैसे पारित होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी कहानी इसमें बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मोशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज पास्ड बाय विच मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, या देन मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी। तो देखिए, इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देकर लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। अगर लोकसभा जो हमारे यहाँ उपस्थित है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत है, तो बहुमत में उपस्थित होना चाहिए और फिर जो वोटिंग कर रहे हैं उसका भी बहुमत चाहिए, उसके थ्रू जो है इस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो जो है लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। और ये संविधान के आर्टिकल 94 में दी गई इनको हटाने की प्रक्रिया, 94(1) में। तो संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार ये आर्टिकल ध्यान रखना क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चंस रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने तो प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है और इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल निरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या फिर हम लोग बात करें 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हमने ये जोड़ा है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू। अगर आपको जानकारी हो तो हमने 52वां संविधान संशोधन किया और इसके माध्यम से संविधान में 10 शेड्यूल हमने जोड़ी थी, और 10 शेड्यूल में दल बदल निरोधक कानून का वर्णन है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का वर्णन है, और इसके माध्यम से आप देखेंगे तो हमने दल परिवर्तन करने पर रोक लगा दी गई है कि भाई कोई व्यक्ति जो चुनाव जीतने के पश्चात अगर अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी की सदस्यता लेता है तो उसकी जो सीट है वो रिक्त हो जाएगी, उस सीट पर फिर से इलेक्शन होंगे। अच्छा, दल बदल के लिए पर अयोग्यता का निर्धारण करना हो कि कौन अयोग्य होगा कौन नहीं, तो इसका निर्धारण पीठासीन अधिकारी करेगा। दैट मीन्स लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर करेगा, विधानसभा में तो विधानसभा स्पीकर। तो इसका सही आंसर है 52वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से हमने 10 शेड्यूल जोड़ी थी जिसमें दल बदल कानून का वर्णन किया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसकी है ना, ये इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है? Who was the chief propounder of the scientific management theory? फर्स्ट ऑप्शन से मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फियोल या देन एल्टन मेयो। तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यहां पर फियोल जो है, आप इसमें लोक प्रशासन के या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्लासिकल थ्योरी वो उन्होंने दी थी। तो ये क्लासिकल थ्योरी जो है, शास्त्रीय थ्योरी, उसके जनक है, शास्त्रीय सिद्धांत के जनक है। और मेयो का जो है वो मानव संबंध सिद्धांत फेमस है। एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत फेमस है, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार वेबर जो है, वेबर का नौकरशाही सिद्धांत जो है, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, वो फेमस है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन क्या? फ्रेडरिक टेलर, FW टेलर जिसको आप बोलते हैं। तो ये सही आंसर रहेगा टेलर, है ना। तो ये दिया है फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करने पर बल दिया है कि कार्य को अगर वैज्ञानिक तरीके से विभाजित कर इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। और ये प्रशासन में इफिशियंसी अप्रोच का आधार है। तो टेलर का कहना यह था, टेलर से पहले शास्त्रीय सिद्धांत आए थे, तो शास्त्रीय सिद्धांत में मानता कि कोई भी व्यक्ति जो है कार्य करते करते सीख जाता है, अलग से हमें कोई नियम प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। टेलर पहले व्यक्ति है जो कहता है कि साइंटिफिक तरीके से अगर आप कोई काम करेंगे, जैसे कर्मचारी उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दे, कार्य करने की निश्चित नियम प्रक्रिया निर्धारित करेंगे, तो काम अच्छे से संपादित होगा। गुड गवर्नेंस की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ करप्शन या रूल ऑफ लॉ? तो जाहिर सी बात है गुड गवर्नेंस जो शब्द है ये अच्छे शासन की बात करता है। और भारत में यहां पर 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस रहता है, जन्म जयंती रहती है, उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। और ये 2014 से मना रहे हम लोग। तो ये अच्छे शासन की बात करता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, कानून का शासन आता है, पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं आता। तो इसका सही आंसर रहेगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा। तो गुड गवर्नेंस के मुख्य तत्वों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन और इफेक्टिवनेस ये शामिल है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं। हेजलामनी आधिपत्य की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजलामनी इज एसोसिएटेड विथ विच थिंकर? कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्शी, थॉमस हॉब्स या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल? तो बताइए भाई, ये ग्राम्शी का प्रमुख थॉट है। ये ध्यान रखना, हेजलामनी जो है इसका मतलब क्या, ये भी हम लोग समझते हैं। इसका मतलब है शासक वर्ग द्वारा केवल बल के प्रयोग से राज नहीं किया जाता, बल्कि विचारधारा, संस्कृति और सहमति के माध्यम से भी अपनी प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया बताया है। तो हेजलामनी का मतलब है आधिपत्य स्थापित करना। और आधिपत्य किसी चीज पर जब शासक करता है तो वो बल के द्वारा नहीं, आइडियोलॉजिकली भी वो जो है चीजों पर आधिपत्य करता है। यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सत्ता की सूक्ष्म व्याख्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत में जनरल विल की अवधारणा किसने दी? तो इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल वाज गिवन बाय हुम? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? रूसो। तो रूसो जो है उनकी एक फेमस पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वो
जनरल विल को जनता की सामूहिक इच्छा बताया। तो जनरल विल का थॉट किसका है? रूसो का, जिसमें जनरल विल के बारे में वो कहते हैं कि ये जनता की सामूहिक इच्छा है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होती है। यह संप्रभुता का वास्तविक स्रोत मानी जाती है। ठीक है, माने सॉवरेनिटी तब आती है जब जनता की जनरल विल काम करे। कोई भी शासक जनरल विल जब तक ना हो तब तक उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तब तक जनता उसकी बात नहीं मानेगी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी? पॉवर्टी, इलिटरेसी, कास्ट सिस्टम या लेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ऐसे विचारक है जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी है, और दलित उत्थान के लिए इन्होंने जो है अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। भारतीय संविधान के जो है ये जनक भी माने जाते हैं, निर्माता भी माने जाते हैं। तो ये गरीबी अशिक्षा से ज्यादा जो है कास्ट सिस्टम को जो है विरोध करते हैं। ठीक है, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और इसे सामाजिक न्याय व समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना है। उनके लेख जैसे इनहेलिशन ऑफ कास्ट में ये विचार उन्होंने दिया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा को किस विद्वान ने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर से जोड़ा? तो किस व्यक्ति ने जो है इसको जो है यहां पर संस्थाकरण से जोड़ा है, ये बताना है आपको। लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, गैब्रियल ऑलमन या डेविड स्टन? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सैमुअल हंटिंगटन। उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज में कहा है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है संस्थाओं की मजबूती और राजनीतिक प्रक्रियाओं का संस्थानीकरण। उनके अनुसार आधुनिकीकरण के बिना संस्थानीकरण के अस्थिरता पैदा करता है। सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा दुविधा की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी? आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म या फेमिनिस्ट अप्रोच? तो यह है यथार्थवाद। सिक्योरिटी डायलेमा जुड़ा हुआ है यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख विचार है, जिसमें एक राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाने हेतु हथियार बढ़ाता है, जिससे होता क्या है कि अन्य राज्य असुरक्षित महसूस कर कॉम्पिटिशंस को बढ़ावा देते हैं। इससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां पर होता है सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब यह है सीधा सीधा सा कि जिसमें एक राज्य जो है जब वो अपने हथियार वगैरह बढ़ाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो दूसरे देशों में एक डर की भावना पैदा हो जाती है, तो वो भी इस प्रयास में लग जाते हैं। इससे पूरी जो है सुरक्षा वो प्रभावित होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है, नाम मूवमेंट की पहली शिखर जो बैठक हुई थी वो कहां हुई थी, है ना? नाम क्या है? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट माने गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक संगठन का रूप ले चुका है, और ये ऐसे देशों का संगठन जो नए नए आजाद हुए थे, जो किसी ग्रुप में नहीं जा रहे थे ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन अलाइनमेंट। ना रशिया वाले ग्रुप में थे ना अमेरिका वाले ग्रुप में थे। ठीक है, दोनों से स्वतंत्र रहकर जो है अपना काम करने वाले जो संगठन थे उसको हम बोलते हैं देश जो थे उनको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड। तो इसकी पहली शिखर बैठक 1961 में युगोस्लाविया की जो राजधानी थी बेलग्रेड वहां पर हुई थी, और इसमें भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया ऐसे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 352 आर्टिकल के थ्रू, या 356, 360 या 368। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के थ्रू। तो देखिए भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। 352 ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है ना? और 356 प्रेसिडेंट रूल, या इसको आप बोल सकते हैं स्टेट में इमरजेंसी। तो ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। और 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी।
इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अच्छा, तीनों के अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं ना। आपके फंडामेंटल राइट्स पे जो प्रभाव पड़ता है वो आर्टिकल 352 का प्रभाव पड़ता है। 352 अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 3 आधारों पर लगाया जाता है। एक होता है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, एक होता है युद्ध, या फिर एक्सटर्नल जो अटैक होता है, बाह्य आक्रमण। इन 3 सिचुएशन में से कोई भी एक आधार पर लगाया जाता है। ये जब लगाया जाता है तो यहां पर हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम आ जाता है, माने पूरी शक्तियां केंद्र को ट्रांसफर हो जाता है। स्टेट केंद्र के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही काम करने लगते हैं और आपके फंडामेंटल राइट जो है 20-21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। 19 तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, पर बाकी को चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं 20-21 को छोड़ के। 356 के थ्रू हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल रखता है जब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका हो, संविधान के अकॉर्डिंग स्टेट का जो है शासन नहीं चल रहा हो, तो क्या लगाया जा सकता है? 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का इतना प्रभाव होता है कि भाई जो अब शासन स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी अब प्रेसिडेंट चलाएंगे, या प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। जहां अभी तक गवर्नर नाम मात्र का हेड था वो रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा। और 360 में जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो देश की तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग चुकी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 356 के अंतर्गत यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह केंद्र को राज्य शासन अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति देता है। भारत में ज्वाइंट इलेक्टोरेट किस अधिनियम के बाद समाप्त हुआ? तो इन द इंडिया ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंडेड आफ्टर विच एक्ट? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1947 या आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो ये 1919 के बाद हुआ है। तो संविधान लागू होने के बाद, अच्छा इसका सही आंसर रहेगा डी, नॉट बी है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो है आप लोगों को लगाना है डी, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये खत्म हुआ है। ठीक है, तो संविधान लागू होने के बाद संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके हमने जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में दी गई है। ठीक है, ये इस आर्टिकल में वयस्क मताधिकार का वर्णन मिलता है और सामान्य निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई जिसके अंतर्गत एक निश्चित एज के बाद सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये पृथक निर्वाचन की जो औपनिवेशिक नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आपको पता हो तो 1909 के अधिनियम से हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी, पहले मुस्लिमों के लिए, फिर 1919 के अधिनियम से इसको एक्सटेंडेड कर गया था, फिर 1935 में इसको फिर एक्सटेंड किया गया था, ऐसे करके चल रहा था। तो 2-2 निर्वाचन चल रहा था। अब हमने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारे एक सामान्य निर्वाचन प्रणाली है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वोट कैसे होगा। तो हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम है जिसमें एक वयस्क जो हो जाएगा, या अभी वर्तमान में देखें तो 18+ जो एज वाले हैं उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है ना। जो पहले 21 वर्ष थी, है ना, वोट देने की आयु पहले जो थी वो 21 वर्ष थी, बट हमने 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसे घटाकर 18 वर्ष किया है 1989 में। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का मुख्य आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी? करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता, विधिक तार्किक सत्ता या धार्मिक सत्ता? तो इसका सही आंसर रहेगा विधिक तार्किक सत्ता। देखिए, मैक्स वेबर जो है वो एक तरह से कहते हैं कि जो सत्ता होती है, ऑथोरिटी होती है, वो 3 टाइप की होती है। करिश्माई, तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से सत्ता प्राप्त करता है ना, जो एक करिश्माई सत्ता कहलाता है। एक ऐसा होता है जो उसको मतलब एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी दर मिलती जाती है, वो परंपरागत सत्ता है। और एक जो लीगल तरीके से इलेक्शन लड़ेगा, उसके थ्रू मिलेगा, तो वो विधिक तरीका। और वर्तमान में नौकरशाही का आधार विधिक तार्किकी है ना। तो लीगल रेशनल अथॉरिटी है जिसमें नियम, पदानुक्रम, औपचारिकता, विशेषज्ञता प्रमुख होती है। और वर्तमान में इसी तरह से हमारे यहाँ प्रशासन चलता है, लीगल तरीके से ही उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना, नागरिकों की भागीदारी कम करना, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना या फिर चुनाव सुधार करना। तो इसका मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा यहां पर पारदर्शिता व
जवाबदेही बढ़ाना, सी वाला आंसर है ना। तो आरटीआई एक्ट जो है वो कब आया? 2005 में। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है, अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया गया था। और प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है, और ये सुशासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। तो हमने यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाकर सूचना प्राप्त करना आपका जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, अब तो फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया है। तो आपका जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। आप सरकार से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांग सकते हैं और सरकार सूचना देने के लिए बाउंडेड है। नेगेटिव लिबर्टी की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टीज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ थिंकर? टीएच ग्रीन, आइजिया बर्लिन, या आइजिया बर्लिन के अलावा जॉन रॉल्स के कार्ल मार्क्स? तो इसका सही आंसर रहेगा आइजिया बर्लिन। तो आइजिया बर्लिन ने लिबर्टी के दो टाइप माने हैं, नेगेटिव और देन पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या हस्तक्षेप का अभाव, माने किसी व्यक्ति पर कोई बाहरी नियंत्रण या उसकी पर्सनल लाइफ पर कोई कंट्रोल ना करे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है अगर स्टेट किसी व्यक्ति को डेवलपमेंट में सहयोग करे तो ये पॉजिटिव लिबर्टी है। और ये बहुत बार पूछा गया नेट और सेट और सभी में। हीगेल के अनुसार स्टेट क्या है? अकॉर्डिंग टू हीगल व्हाट इज द स्टेट? आवश्यक बुराई, अच्छा आवश्यक बुराई या फिर नैतिक विचार की वास्तविकता, केवल शक्ति का साधन, वर्ग प्रभुत्व का उपकरण? तो इसका सही आंसर रहेगा नैतिक विचार की वास्तविकता। राज्य को आवश्यक बुराई गांधी जी ने कहा है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा है। तो हीगेल के अनुसार राज्य जो है इथिकल आइडिया है कि वास्तविक अभिव्यक्ति है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता पूर्ण रूप से डेवलप होती है। यह आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन का मुख्य आधार है, ठीक है। हीगल जो है वो अपने यहां पर आपको ध्यान रखना है द्वंद्वात्मक जो आदर्शवाद है उसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो हीगल का दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है ना। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो है उनका दर्शन प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। एकात्म मानववाद का सिद्धांत किसने दिया? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या विनोबा भावे? तो ये जो है मेन थॉट दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ना। दीनदयाल उपाध्याय जो है ये बीजेपी के पितृ पुरुष कहलाते, साथ ही जनसंघ के एक संस्थापक नेता रहे हैं ना। इनके मुख्यतः दो ही थॉट है, एक तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसको आप एकात्म मानववाद बोलते हैं, और एक जो होता है वो कहलाता है अंत्योदय की विचार। तो एकात्म मानववाद जो है वो एकीकरण की बात करता है, मानव शरीर बुद्धि और आत्मा इन सबके एकीकरण की बात करता है कि भाई व्यक्ति जो होता है वो गांव का सदस्य, परिवार का सदस्य है, समाज का है, राज्य का है, देश का है। इन सबके इंटीग्रेशन से ही डेवलपमेंट होगा। हम सबके जो है हमारी गति सभी को प्रभावित करती है, हम जो भी काम करते हैं वो सभी चीजों को इफेक्ट करता है, इसलिए हम सभी के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, हमें सभी के विकास को बल देना है। तो एकात्म मानववाद का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया, जिसमें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संस्कृति को एक समग्र यूनिट माना गया है। यह भारतीय राजनीतिक विचार में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांत है। गैब्रियल आलमंड के अनुसार पॉलिटिकल कल्चर के प्रकार कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, क्या है अगला? पेरोकियल या पेरोशियल सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट, डेमोक्रेटिक, टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, एलाइट, मास और देन मिक्स्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा यहां पर पेरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो आलमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को तीन भागों में जो है बांटा है। यह तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन का अत्यंत प्रसिद्ध मॉडल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा किस संगठन से जुड़ी हुई है? कलेक्टिव मतलब सामूहिक सुरक्षा ना। इसका सिद्धांत या कॉन्सेप्ट किस संगठन से जुड़ा है? नाटो, यूनाइटेड नेशंस, सार्क या ब्रिक्स? तो इसका सही आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का अर्थ है कि यदि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण हो तो सभी राष्ट्र मिलकर आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्य करते हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र की मूल भावना है ना। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो नाटो का भी मेन जो है यही थॉट है
नाटो पर भी ऐसा है कि भाई अगर जो नाटो के मेंबर देश हैं वो अगर किसी के ऊपर अटैक होता है तो नाटो के सभी देश जो है मिलकर उस पर प्रयास करते हैं। ऐसे यूनाइटेड नेशंस का भी चल रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह है वो किसी देश की जो है यहाँ पर मदद करने का काम करती है फिर। ठीक है, वैसे इसका सही उत्तर जो जाएगा वो ज्यादातर नाटो के फेवर में जाएगा, संयुक्त राष्ट्र से भी ज्यादा जो जाएगा वो नाटो के लिए रहेगा ना। तो ए पे ज्यादा फोकस करना, बी इसको भी रहने दीजिए, बी नहीं है इसका ना। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत किस दशक में हुई? तो हमारे यहां एक पॉलिसी शुरू हुई थी जिसको आप बोलते हैं पूर्व की ओर देखो नीति, और ये शुरू हुई थी पीवी नरसिम्हा राव के समय। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूर्व के देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर बल दिया, जिसको हम बोलते हैं पूर्व की ओर देखो की नीति, और इसी को हमने एक्ट ईस्ट नीति में कन्वर्ट किया वर्तमान प्रधानमंत्री के समय, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आई थी पीवी नरसिम्हा राव के समय, और ये आई है डॉक्टर मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सॉरी नरेंद्र मोदी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में नरसिम्हा राव सरकार के समय, जिसका उद्देश्य था कि साउथ ईस्ट एशियन देश जो थे उसके साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना। भारतीय संविधान में मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है? तो मनी बिल की डेफिनेशन आपको किस आर्टिकल में मिलेगी? आर्टिकल 110। ठीक है, तो इसमें मनी बिल की परिभाषा है, ध्यान रखना, धन विधेयक की परिभाषा आपको कहां मिलेगी? 110। और प्रोसेस क्या रहेगी पारित करने की? जो प्रोसेस है वो 109 में। ठीक है, और इसमें हमारा जो है बजट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो है वो आर्टिकल 112 में है, और 111 में दिया गया है यहां पर विधेयकों पर प्रेसिडेंट जो है साइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, माने वीटो पावर टाइप का मान सकते हैं। ठीक है, तो मनी बिल की जो डेफिनेशन आर्टिकल 110 में मिलेगी, जिसमें कहा गया कर, सरकारी व्यय, ऋण आदि से संबंधित विषय इसमें शामिल होते हैं, और मनी बिल के संबंध में लोकसभा को ही विशेष शक्ति प्राप्त है। कोई विधेयक मनी मतलब धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड लोकसभा स्पीकर करता है, और लोग जो मनी बिल रहता है वो पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा में इसके बारे में लिमिटेड पावर है, 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा पास करे तो ठीक, नहीं तो दिन पास माना जाएगा। दूसरी बात, लोकसभा में रखेंगे तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से, तो मनी बिल पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, और किसकी अनुमति से रखा जाता है? राष्ट्रपति की। कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा स्पीकर। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली है? इन द इंडिया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज व्हाट टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मेजोरिटी सिस्टम, प्लूरलिटी सिस्टम, या देन मिक्स्ड सिस्टम, है ना। देखिए हमारे देश में चुनाव की मुख्यतः दो मेथड चल रही है। एक को आप बोल सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन जहां जहां होता है वहां यही होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन, तो वहां यही चलता है ना। इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी कैंडिडेट रहते हैं, मतलब किसी भी जो है सीट पर कितने भी कैंडिडेट लड़ सकते हैं, पर जहां कैंडिडेट रहेगा या दिन वोटर जो रहेगा वो एक ही वोट देगा, और जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत जाता है। ठीक है, और एक होती है हमारे पास में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और इसमें यह है कि आपको एक न्यूनतम कोटा लाना पड़ेगा। पहले तो 50% +1 वाला, जितने वोट पड़े उसका बाय 2 करके +1 करना है, देन ये न्यूनतम कोटा कहलाता है। दूसरी बात, जो वोटर रहेगा, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सबको वोट करेगा, बट प्रायोरिटी देकर, प्रेफरेंस डालकर कि पहला कौन दूसरा कौन ऐसे करके, जबकि इसमें सिर्फ एक ही वोट देना है, जिसको भी देना, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। यहां कोई न्यूनतम कोटा वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो ये चलती है प्लूरिटी सिस्टम, बहुलता प्रणाली। तो भारत में एफपीटीपी प्रणाली के अंतर्गत सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजय हो जाता है। ठीक है, चाहे उसे कुल मतों का बहुमत ना मिला हो, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरिटी सिस्टम। पोस्ड कार्ब का सिद्धांत किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ड कार्ब?
देखिए पोस्ट कार्ब शब्द में अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें इस शब्द को, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, सीओ मतलब रिपोर्टिंग, और देन बजटिंग। इसी को बोलते हैं पोस्ट कार्ब, और ये सिद्धांत दिया है लूथर गुलिक ने। ठीक है, अच्छा लूथर गुलिक ने दिया है पोस्ट कार्ब सिद्धांत, जिसमें वो जो है प्रबंधन के पोस्ट कार्ब के माध्यम से कार्य डिफाइन करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, ये प्रशासन के कार्यों का क्लासिकल मॉडल है। और हेनरी पियोल ने दिया कौन सा, ये भी शास्त्रीय सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के जनक है हेनरी पियोल, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, पीओसीसी। ठीक है, टेलर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये लोक प्रशासन के जनक है वुडरो विल्सन, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, यही प्रेसिडेंट थे। उनके विल्सन के 14 सूत्र जो है वो भी बड़े फेमस है। और टेलर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर। सिटीजन चार्टर का मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर, इंक्रीज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इंश्योर क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस, इंप्लीमेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वीकन फेडरलिज्म। तो इसका जो उद्देश्य रहेगा वो प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता व जवाबदेही सुनिश्चित करना। ब्रिटेन में सबसे पहले व्यवस्था आई थी सिटीजन चार्टर की, कि भाई सिटीजन चार्टर के माध्यम से नागरिक सेवाओं जो दे रहे हैं हम लोग, उसके मानक, समय सीमा और शिकायत निवारण व्यवस्था की पूरी जानकारी देना है। यह सुशासन और प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी की आधुनिक अवधारणा को लोकप्रिय रूप से किस विचारक से जोड़ा जाता है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी इज पॉपुलरली एसोसिएटेड विथ विच थिंकर, जॉन लॉक, एलेक्सिस डी टॉकविल, कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो ये जोड़ा जाता है एलेक्सिस डी टॉकविल। ठीक है, टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उनकी पुस्तक है, इसमें सिविल सोसाइटी को लोकतंत्र की आत्मा माना, कि ये जो है सोल है सिविल सोसाइटी, इसको सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहा, और इसे स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार बताया। और ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न। प्लेटो के फिलोसोफर किंग का उद्देश्य क्या है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत देते हैं, दार्शनिक शासक की बात करते हैं। प्लेटो का कहना यह है कि राजा जो होना चाहिए वो दार्शनिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, माने पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो फिलोसोफर जो रहता है वो अगर किंग बनता है तो वो अच्छे से रन कर पाता है। तो इसका मेन आधार क्या है, वो है ज्ञान और बुद्धि। वैसे भी फिलोसफी वाला व्यक्ति ज्ञान बुद्धि का धनी होता है। ठीक है, तो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने कहा है कि आदर्श राज्य का शासन दार्शनिक राजा के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि केवल वही सत्य, न्याय और नैतिकता को समझ सकता है, और यह आदर्शवाद का केंद्रीय सिद्धांत है। प्लेटो के सप्तांग थ्योरी में कौन सा अंग शामिल नहीं है, देखिए राज्य के अंग के बारे में प्लेटो सप्तांग थ्योरी देते हैं, और राज्य के 7 अंग बताते हैं। 7 कौन कौन से, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये राज्य के 7 अंग, इनसे मिलकर राज्य बना होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें धर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा धर्म। क्लियर है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण को तुलनात्मक राजनीति में किसने डेवलप किया, हु डेवलप द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कार्ल डायच या फिर गैब्रियल एल्मॉन या आलमंड, रॉबर्ट डाल या फिर समुअल हंटिंगटन। तो इसको गैब्रियल आलमंड ने इसके माध्यम से राजनीतिक प्रणाली की जो स्ट्रक्चर है और उनके कार्यों का विश्लेषण किया। यह व्यवहारवादी क्रांति का एक प्रमुख योगदान माना जाता है। सॉफ्ट पावर की अवधारणा किस विद्वान ने दी, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर,
हैंस मॉर्गेंथ्यू, जोसेफ नाय, या फिर केनेथ वॉल्स, या फिर हेडली बुल। तो ये दिया है जोसेफ नाय ने। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर को मतलब कि किसी देश का कल्चर हो गया, ये जो मतलब एक तरह से सैन्य ताकत के अलावा जो उसकी इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो उसकी सॉफ्ट पावर कहलाती है। तो इसमें कल्चर, वैल्यूज, पॉलिसीज आती है। इसको उन्होंने जो है इसको क्या कहा है, सॉफ्ट पावर कहा। यह सैन्य बल के बजाय प्रभाव और आकर्षण के माध्यम से शक्ति स्थापित करने का तरीका है। एक है गुआम डॉक्ट्रिन किस अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित है जिसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी है। तो गुआम डॉक्ट्रिन किस अमेरिकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आपको ये बताना है। जॉन एफ कैनेडी, रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश। तो ये आंसर रहेगा इसका रिचर्ड निक्सन। तो गुआम डॉक्ट्रिन 1969 में जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उसके द्वारा दी गई, जिसमें एशियाई देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक आत्मनिर्भर बनने की बात की गई थी। शीत युद्ध काल में यह एशिया की रणनीतिक राजनीति में महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न ये हमारे पास में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप लोगों को पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है ना। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा जो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल में एक बार हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, बट राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसका कभी डिसोल्व नहीं होती, कभी विघटित नहीं होती। पर हाँ, मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जिसमें से 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, उतने ही नए चुन लिए जाते हैं। तो इसका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष। ठीक है, अभी हमारे राज्यसभा में कितनी मेंबर्स हैं भाई, अधिकतम मेंबर हो सकते हैं 250, जिसमें से 238 मेंबर इलेक्टेड रहेंगे और 12 जो रहेंगे वो नॉमिनेटेड रहेंगे। वो प्रेसिडेंट द्वारा 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, है ना, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र से जुड़े हुए 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा लागू की गई। तो आपको पता है चुनाव के समय हमारे यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू होती है। आदर्श आचार संहिता क्या है, तो आचार संहिता एक तरह के जो है नियमों का संग्रह है, जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव के समय उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि उनको चुनाव के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज करनी, क्या नहीं करनी है। और ये लागू की जाती है हमारे यहाँ किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो चुनाव के दौरान लागू की जाती है ताकि निष्पक्ष और फेयर इलेक्शन हो सके, और एक संवैधानिक संस्था द्वारा नियंत्रित नैतिक नियमावली है। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का संबंध मुख्यतः किस अध्ययन से है। तो ये हॉथरॉन या हार्थोन जो एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड है, क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से है, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये हार्थोन प्रयोग। अभी हमने कहा था कि जो मानव संबंध सिद्धांत है ये लॉर्ड मेयो का प्रमुख सिद्धांत है, मेयो का मानव संबंध सिद्धांत। और ये जो लॉर्ड मेयो थे उन्होंने सिद्धांत दिया था कि कर्मचारियों के प्रति थोड़ा सा मानवीय व्यवहार हर संगठन को अपनाना चाहिए। उन्होंने शिकागो जो है वहां पर जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थोन प्लांट पे कुछ प्रैक्टिकल भी किए थे। तो हार्थोन प्रयोग से रिलेटेड है ये। ठीक है, और इसमें कहा गया कर्मचारी का मनोबल, समूह व्यवहार, सामाजिक संबंध, कार्यक्षमता को इफेक्ट करते हैं। ये प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का आधार है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भाई नीति आयोग से पहले आपका काम कर रहा था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन आपका बनता है 15 मार्च 1950। अब किस लिए बनाया था, इसका जो चेयरमैन होता है वो पीएम होता था, और एक पीएम द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति जो रहता था या अपॉइंटेड व्यक्ति क्या रहता था, उपाध्यक्ष, पीएम द्वारा अपॉइंटेड। और मेंबर कौन होते थे, इसके सदस्य होते थे सभी केंद्रीय मंत्री। क्या काम करता था, पंचवर्षीय योजना बनाना। उस समय हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बनते थे, वो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए हमने एक जो है बनाया था। अब ये पंचवर्षीय योजना बनाता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, उस पंचवर्षीय योजना को जो फाइनल अप्रूवल देता था वो कहलाता था एनडीसी, नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपने सुना हो नाम। और राष्ट्रीय विकास परिषद बनती है 6 अगस्त 1952। इसका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम ही है, बस यहां पर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी मेंबर रहेंगे, उपाध्यक्ष वही, योजना आयोग का उपाध्यक्ष ही, और सदस्य कौन रहेंगे, सभी राज्यों के सीएम और सेंट्रल मिनिस्टर्स। प्लस केंद्रीय मंत्री। और इसका मेन काम था पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देना। अब योजना आयोग में पूरा केंद्र का ही रोल था, स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन था नहीं। और देश में फेडरल सिस्टम है, केंद्र राज्य के बीच पावर बांटी गई है। तो हमने एक नई संस्था बनाई, कब, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को, जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कब बनी है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये केवल और केवल ये नहीं कर रही है कि भाई योजना बनाने में सरकार की मदद करी, ये सरकार को हर मामले में जो है सलाह देने का काम करती है। इसको को कहते हैं हम लोग थिंक टैंक। तो भारत सरकार का थिंक टैंक है ये। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई है। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। समुदायवाद मुख्यतः किस विचारधारा की आलोचना के रूप में डेवलप हुआ, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फासिज्म या एनार्किज्म। तो इसका सही आंसर रहेगा लिबरलिज्म, है ना, उदारवाद। तो समुदायवाद, कम्युनिटेरिज्म, ये उदारवाद की उस धारणा की आलोचना की जिसमें व्यक्ति को समाज से अलग और स्वतंत्र माना जाता है। समुदायवादी विचारक समाज परंपरा, सामुदायिक मूल्यों को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। अरस्तु के अनुसार मैन इज बाय नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, माने मनुष्य जो है वो स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये कथन का मेन अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं, तो मनुष्य केवल सत्ता चाहता है, मनुष्य का विकास समाज और राज्य में ही संभव है, राजनीति हिंसा का साधन है, मनुष्य का जीवन अकेले संभव है। इसका सही आंसर है मनुष्य का विकास राज्य और समाज में ही संभव है। राज्य ही जो है यहां पर कंट्रोल करता है मानव गतिविधियों को। ठीक है, मानव को इतनी आजादी भी नहीं देना चाहिए कि भाई वो जो है एक तरह से एनार्की या जिसको हम अराजकता बोलते हैं वो शासन आ जाए। तो मनुष्य को नैतिक और बौद्धिक विकास का काम राज्य ही करता है, इसलिए राजनीति मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकता न कि केवल सत्ता संघर्ष। राम राज्य की अवधारणा गांधी जी के किस विचार से जुड़ी हुई है, थियोक्रेसी, मॉरल गवर्नेंस एंड वेलफेयर, मिलिट्री एक्सपांशन या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो ये है मॉरल गवर्नेंस एंड वेलफेयर, गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत। गांधी जी अपने राम राज्य की जो अवधारणा है उसमें राज्य विहीन सोसाइटी की बात करते हैं कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट रहेगा तो वो लोगों के राइट्स का वायलेशन करेगा, अपनी पावर बढ़ाएगा, और दूसरी बात वो मिलिट्री और पुलिस के दम पे टिका होगा। तो ये कहते हैं स्टेट होना ही नहीं चाहिए, स्टेट के बिना फिर शासन कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो बोले कि लोग जो है शासन अपने ऊपर स्वयं करेंगे, समाज में किसी टाइप का क्राइम नहीं होगा क्योंकि लोगों की जो मोरल लाइफ रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात अगर छोटे मोटे क्राइम होगी तो सोसाइटी खुद सॉल्व कर लेगी उसको। तो ये नैतिक अभिशासन या नैतिक शासन और जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पोलियार्की की अवधारणा किसने दी, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलियार्की, जेम्स मेडिसन, रॉबर्ट डाहल, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो ये दिया है पोलियार्की का मॉडल रॉबर्ट डाहल ने, और इसको आधुनिक लोकतंत्र का वास्तविक रूप माना जिसमें कंपटीशन एंड पार्टिसिपेशन दोनों मौजूद होते हैं। ये लोकतंत्र की व्यवहारवादी अध्ययन में महत्वपूर्ण अवधारणा है। माने लोकतंत्र का वास्तविक रूप जो है वो पोलियार्की है, जहां विभिन्न विचारधारा के लोग जो है वो रहते हैं और आपस में कॉम्पिटिशन्स करते हैं, सबकी विचारधाराओं की समर्थन करते हैं और सब लोग मिलकर जो है चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। नियो रियलिज्म का मुख्य प्रवर्तक कौन है, हांस मॉर्गेथाउ, केनेथ वॉल्स, जोसेफ नाई और वुडरो विल्सन। तो इसका सही आंसर रहेगा केनेथ वॉल्स। तो केनेथ वॉल्स ने नियो रियलिज्म में कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप राज्यों के स्वभाव से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना से तय होता है। और ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक प्रमुख टॉपिक है।
इंदिरा डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंदिरा डॉक्ट्रिन? तो इंदिरा गांधी की विचारधारा क्या है या इंदिरा गांधी का सिद्धांत क्या है? एक तो गुटनिरपेक्षता छोड़ना, पड़ोसी देशों में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना, परमाणु नीति को त्यागना, भारत चीन मित्रता को बढ़ावा। तो इसका सही, इंदिरा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, इंदिरा गांधी जो है भारत अपने पड़ोसी देशों में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध करेगा। माने हमारे पड़ोसी देश जो है उनमें कोई भी बाहर का जो देश है वो अगर उस व्यवस्था को रन करे, वहां के शासन को चलाए या उनको प्रभावित करे तो वो स्वीकार्य नहीं है। तो भारत अपने पड़ोसी देशों में किसी भी एक्सटर्नल जो पावर है उसके इंटरफेयर का विरोध करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। ये दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ठीक है, भारत के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ठीक, तो देखिए दो आर्टिकल ऐसे हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े हुए। 74 में कहा गया कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए, प्रेसिडेंट की सलाह व सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा? यहां पर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो प्रेसिडेंट को सलाह व सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। और 75 में अपॉइंटमेंट बताया गया है। 75 भी 3 आर्टिकल बांध लीजिए ना, 75 1, 2 और 3। 75 1 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। 75 1 में कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस फिर अन्य मिनिस्टर जो रहेंगे उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करे, अदर मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करे, पर अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ली जाएगी। सारे जो मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, इनका जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, वो प्रेसिडेंट के प्रति रहेगा। किसके प्रति है? प्रेसिडेंट के प्रति। और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मंत्रिपरिषद का, सामूहिक उत्तरदायित्व, वो लोकसभा के प्रति रहेगा। माने लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू हटा सकती है। तो इसका सही आंसर रहेगा 74। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का राजनीतिक प्रभाव मुख्यतः किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेनली प्रभाव कहां हुआ? तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में हरित क्रांति जिसको आप बोलते हैं, ये 1966-67 में हुई थी और इसका मेनली प्रभाव होता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट। और गेहूं चावल की जो फसल है इसको बहुत लाभ पहुंचाता है इससे। और ये जो है इसके जनक जो है भारत में वो एमएस स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड लेवल पे जो माने जाते हैं वो कौन है वैश्विक? वो है नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका के। और ये जो शब्द दिया था, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया है? हरित क्रांति शब्द, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये दिया था विलियम गॉट। अच्छा, सेकेंड रिवॉल्यूशन भी हो चुका है ना, सेकेंड रिवॉल्यूशन भी हो चुका है, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये 2005 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके बारे में कहा था। तो इसका मेन प्रभाव है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। डिसीजन मेकिंग अप्रोच को प्रशासन में किस विद्वान ने लोकप्रिय बनाया? विच स्कॉलर पॉपुलराइज द डिसीजन मेकिंग अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका सही आंसर रहेगा हर्बर्ट साइमन। तो साइमन ने प्रशासन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया है और बाउंडिंग रेशनलिटी की अवधारणा दी। माने हर्बर्ट साइमन का कहना है कि हमारे जो भी निर्णय रहते हैं वो एक लिमिटेड जो है तर्कता के अंदर या तर्कशीलता के अंदर रहकर ही लिए जाते हैं ना। व्यक्ति का निर्णय 100% तार्किक हो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की सोचने की एक क्षमता है और उस दायरे में रहकर ही वो डिसीजन लेता है। साइमन का कहना भी यही है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अभी हम आज के मॉडल में मतलब स्टेट में देखते हैं। सर्वोत्तम मॉडल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो द सर्वोत्तम मॉडल इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? पुलिस रिफॉर्म्स, पब्लिक सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म से रिलेटेड है सर्वोत्तम मॉडल। और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार द्वारा तो इसको अपनाया गया था। यह नागरिकों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता। ठीक है, तो ये आज का सेशन हम लोग यही ओवर करते हैं। ठीक है,
ये हमारा लगभग जो है एक सेट, हम 50-50 क्वेश्चन के जो सेट बनाएंगे, है ना, इसमें पूरा हम 10 यूनिट को मिक्स करके हमने जो है एफएलटी बनाया है, और ये आप लोगों की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ना। एडिशनल जानकारी आप लोगों के लिए काम की रहेगी, वो भी आप जानते रहिए। और देन हमने इसमें पीवाईक्यू जो अदर स्टेट के वो भी लिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी में बहुत मदद करने वाला है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल रहेगी ये। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि भाई ऑल एग्जाम प्लेस पर यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और देन यूजीसी नेट वगैरह के लिए जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है पॉलिटिकल साइंस की। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगले सेशन के लिए आप बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।